हेलो स्टूडेंट्स, आज हाईवे इंजीनियरिंग में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 आपका रोड एक्सीडेंट के बारे में है, सड़क दुर्घटना के बारे में है कि सड़क दुर्घटना आजकल क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है। इस एस्पेक्ट से ये चैप्टर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं रोड पे इतने ज़्यादा, और इसका सबसे मेन और सबसे बड़ा रीज़न क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप आजकल आप जान रहे हैं कि आजकल क्या हो रही हैं, पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ लोगों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो भी क्या हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। और उनके बेसिक नीड्स के बढ़ने के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जो भी व्हीकल्स हैं या टू व्हीलर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वो लोग परचेज कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट्स को, कि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन ध्यान देने वाली बात है। एक रोड हमारी उतनी नहीं बढ़ रही है, उस रेशियो में रोड नहीं बढ़ रही है जिस रेशियो में रोड को बढ़ना चाहिए। मेरे कहने का सेंस ये है कि जिस रेशियो में आपका व्हीकल बन रहा है, जिस रेशियो में आपका व्हीकल बिक रहा है, जिस रेशियो में आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस रेशियो में सड़क नहीं बन रही है, ना उस रेशियो में सड़क चौड़ी हो रही है। कहने का सेंस ये है कि रोड अभी भी लिमिटेड ही है, लेकिन चलाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट होना जेन्युइन सी बात है, एक्सीडेंट होना नॉर्मल सी बात है। तो इस चीज़ को ध्यान में अगर रखा जाए, तो सड़क दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं, हम उसको आज क्लासीफाई करने वाले हैं, वन बाय वन एक्सप्लोर करके आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सड़क पर यातायात का बहुत अधिक होना। आजकल आप देखे होंगे, जिस भी शहर में चले जाएं, जहां भी चले जाएं, शहर में क्या है, शहर के सड़क हो गए या फिर हाईवे के सड़क हो गए, आजकल पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से गाड़ियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हर एक सड़क पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा हर एक सड़क पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन होने के कारण क्या है, रोड एक्सीडेंट होना बहुत आम सी बात हो गई है। और अगर माना जाए और देखा जाए तो हर साल लगभग हर महीने, लगभग एक महीने में लगभग 13 से 14 हज़ार आदमी पूरे भारत में रोड एक्सीडेंट में ही शायद मर जाते हैं। और बहुत लोग की तबीयत सीरियस हो जाती है। कुछ लोग अपने बहुत सारे अंग को खो देते हैं हमेशा के लिए, जैसे आँख हो गया, नाक हो गया, कुछ लोग ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि रोड एक्सीडेंट होता है, क्योंकि रोड पे गाड़ियां ज़्यादा रहती है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि सड़क के रूल को फॉलो ना करना। मोटर व्हीकल एक्ट के आने के बाद भी करने के कारण आम जनता तो परेशान हो रही है, उसके साथ गवर्नमेंट जो ट्रैफिक पुलिस है वो सब के सब परेशान हो रहे हैं। और इतना ज़्यादा हैवी फाइन होने के बाद भी अभी लोग उस तरीके से, उस रेशियो में नहीं चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किए कि जिस रेशियो में उनको करना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी 2021 की बात करें तो 2021 में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया है और काफ़ी ज़्यादा लोग समझदार हो गए हैं और वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है चालक की लापरवाही, जल्दीबाजी या अकुशलता की वजह से। अक्सर आप देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर अक्सर क्या करते हैं, बहुत हार्श ड्राइविंग करते हैं। कुछ जो ड्राइवर होते हैं बहुत हार्श ड्राइविंग करते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ही उनको ड्राइविंग फास्ट करनी चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी है तो। नहीं तो किसी न किसी प्रकार की लापरवाही होने की संभावना रहती है। और अगर आप 4 व्हीलर से चल रहे हैं या 2 व्हीलर से चल रहे हैं और उस केस में अगर रोड पे लापरवाही होती है तो फिर आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो चालक हो वो बिल्कुल एक्सपीरियंस वाला ही चालक को हम रखें, अच्छे एक ड्राइवर को रखें जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो और जो गाड़ी को काफ़ी अच्छे तरीके से कमांड कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में भी बहुत तरीके की खराबी होती रहती है। कभी कभी चलते चलते व्हीकल खराब हो जाता है, चलते चलते उसमें उसके टायर्स ब्रस्ट हो जाते हैं, उसके हॉर्न्स वर्क नहीं करते हैं, उसके इंडिकेटर बंद हो जाते हैं, उसके लाइट्स बंद हो जाते हैं, उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं। तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ड्यूरिंग रनिंग व्हीकल आ जाता है। जैसे रात में हम चल रहे हैं, हमारा हॉर्न और लाइट खराब हो गया तो एक्सीडेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी के टायर अचानक पंचर हो जाए या अचानक उनमें हवा कम हो जाए तो भी इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने लायक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है
लोडिंग की वजह से एक्सीडेंट होता है वो जो आपकी बड़ी गाड़ियां होती है, जैसे 16 चक्के वाली ट्रक हो गई, 20 चक्के वाली ट्रक हो गई, 10 चक्के वाली ट्रक हो गई, जो हैवी व्हीकल्स होती है जो कि सामानों को ढोने का काम करती है, वो अक्सर क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लोड लेके चलती हैं, गाड़ी को ओवरलोड कर लेती हैं कि वो एक शिफ्ट में ही ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल एक से दूसरे जगह पहुंचा पाए। लेकिन इस चक्कर में उनका ट्रक खराब हो जाता है, कभी उनकी एक्सल टूट जाती है, कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, रोड पे बहुत प्रकार से आवारा पशु हैं जो आवारा पशु घूमते रहते हैं। आवारा पशुओं के घूमने की वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट आजकल रोड पे देखने को मिलता है। अक्सर आप लोग न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, बहुत सारे जगह सुनते होंगे, आवारा पशुओं की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और बहुत सारे लोगों ने गाँव के वजह से, जानवरों की वजह से, कुत्तों की वजह से अपनी जान गंवाई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेम्परेचर चेंज की वजह से। जैसे अगर हम ठंडियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में क्या होता है, कोहरा पड़ जाता है। कोहरे पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। आपने देखा होगा जो नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे है, जिसको हम यमुना एक्सप्रेस वे बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, उसमें आप देखेंगे 2018 या 17 की बात है, 50-60 गाड़ियाँ एक साथ एक के बाद एक लड़ी थी और उसमें कई सारे लोग की जान गई थी और बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर हुआ था। लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ लाइफ, कई सारी प्रॉब्लम्स उसमें आई थी। सेम इसी तरह बरसात के मौसम में बात करें तो जब हैवी रेन होता है तो हैवी रेन के टाइम भी क्या होता है, जो गाड़ी की व्हीकल्स में अगर टायर्स पुराने लगे हैं तो वो स्किड करने लगते हैं। ठीक है, वो स्लिप करने लगते हैं, वो रोड पे चलने के लायक नहीं रह जाते हैं, आपका ब्रेक उतना इम्पैक्टफुल नहीं रह जाता है, उसके वजह से दिक्कत रहता है। बात करें अगर हम टेम्परेचर बढ़ने की, अगर गर्मी आ जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अक्सर आप देखते हैं जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक के जो ड्राइवर्स होते हैं, वो अक्सर ड्रंक करके चलाते हैं क्योंकि उनको बहुत लंबा डिस्टेंस चलना होता है, तो अक्सर वो ड्रंक करके चलाते हैं। तो इस केस में भी क्या होता है, इस तरह के केस में भी एक्सीडेंट होने की संभावना क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि इसकी उपाय क्या क्या है। तो अभी तक हमने आपको जितनी चीज़ें बताई उनमें सबसे पहला क्या है कि ट्रैफिक नियम को सही से फॉलो किया जाए। जैसे आप व्हीकल पे 2 लोग हैं तो 2 लोग हेलमेट लगाएं, 2 लोग से ज़्यादा ना बैठें, आप ट्रैफिक नियम का पालन करें तो उसमें आपका ड्राइवरी लाइसेंस, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस, आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके गाड़ी का पोल्यूशन, ये 4 चीज़ होना चाहिए। अगर आप कार में हैं या किसी बड़ी गाड़ी में तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका टैक्स सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होना चाहिए। यातायात की जो स्पीड लिमिट दी गई है उसके अनुसार चलें और जिस स्पीड से हमको चलना है हम उसी स्पीड से चलें, आवश्यकता अनुसार स्पीड से चलें। अगर कहीं हमको इमरजेंसी है, फिर कोई बहुत देर हो रहा है तो ही हम तेज चलें। ठीक है, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो भी आपका नॉर्मल चेकिंग के दौरान होना चाहिए वो सारे के सारे चीज़ होने चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चाहिए कि उन्हीं बंदों को ड्राइवरी लाइसेंस जो बिल्कुल कुशल हैं, जो कुशल नहीं है या फिर जो उस लायक नहीं है, उनको ड्राइवरी लाइसेंस बिल्कुल देने लायक नहीं है। क्योंकि आजकल आप अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चलाने लगे हैं, जो कि जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। उनकी तो जान जाती ही जाती है, साथ में जिस बंदे से टकराव होती है उसकी भी जान जाती है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस चीज़ों को भी ध्यान में देना जाना चाहिए। अब मेन बात आती है कि अभी तो आपने क्या पढ़ा, अभी तो आपने रोड्स के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा। अब आपका इसमें नेक्स्ट पढ़ना है कि रोड की क्या क्या मटेरियल्स हैं, क्या क्या मटेरियल्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, क्या क्या मटेरियल आप रोड में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाग ये आता है सॉयल इज कॉल्ड सॉयल। ठीक है, अपर लेयर ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सॉयल। जो सरफेस का अपर लेयर होता है वो सॉयल होता है। अब अपर लेयर में हमको कई सारी चीजें मिलती हैं। जैसे सबसे पहले क्ले मिलता है, जो क्ले होता है आपका 0.002 मिलीमीटर का साइज होता है, जो उसको हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। दूसरा आपका आता है सिल्ट, हल्का सा साइज में बड़ा होता है, 0.06 mm से लेकर 0.02 मिलीमीटर तक का होता है। तीसरा आता है सैंड, ये भी आपका सिल्ट से हल्का बड़ा होता है, 0.06 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर तक का होता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेवल, जो सबसे बड़ा होता है, इसकी साइज हमेशा 2 मिलीमीटर से ही बड़ी होती है। ये सब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिट सॉइल। कंपोजिट सॉइल क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सॉइल जब मिलकर एक सॉइल बनती है तो कंपोजिट सॉइल कहलाती है। नॉर्मली कंपोजिट सॉइल में 40 से 50% क्ले का भाग होता है और 50% अलग सॉइल होता है। ठीक है ना,
तो अब बात आती है कि आपने इतना सारा चीज पढ़ लिया, जैसे क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, कंपोजिट सॉइल हो गया, तो इन सॉइल का क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो सॉइल में सबसे पहले कोहेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सॉइल में कोहेसिव कोहेसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब कोहेसिव मतलब क्या है, सेम चीजों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कोहेसिव बोलते हैं। एक सॉइल पार्टिकल दूसरे सॉइल पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगता है वो कोहेसिव होना चाहिए। तो कहने का सेंस क्या है, एक सॉइल पार्टिकल दूसरे सॉइल पार्टिकल, मतलब एक सॉइल अगर हम दूसरे सॉइल में मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करने, काफी अच्छे तरीके से उसमें ऐड बना लें। दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी। सॉइल हमारा कितना ज्यादा स्टेबल है, सॉइल पे हम किस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और सॉइल हमारा कितना ज्यादा उसको क्या करता है, कितना ज्यादा उसको रेजिस्ट करता है। सॉइल की जितनी अच्छी रेजिस्टिविटी होगी उतनी अच्छी उसकी स्टेबिलिटी होगी, उतना वो सॉइल को पकड़ के रखेगा। तीसरा हमारी क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी होती है। तो जिस सॉइल की जितनी अच्छी बियरिंग कैपेसिटी होती है उतने बड़े बड़े उतने हाई राइज बिल्डिंग्स को हम उस पर बना सकते हैं। बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के भी काफी सारे तरीके होते हैं। अगर बियरिंग कैपेसिटी किसी सॉइल की कम है तो उसको काफी सारे वे में हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टिसिटी। सॉइल का प्लास्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लास्टिसिटी कहने का सेंस क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी, एक प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स लगाने के बाद जो मटेरियल होता है उसका शेप साइज हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। डेट इज द कॉल्ड प्लास्टिसिटी। आपने जैसे देख लिया लोहा, किसी लोहे पे हमने फोर्स लगा के मोड़ दिया तो लोहा मुड़ा का मुड़ा रहेगा, वो अब प्रॉपर्टी जो होती है प्लास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट आता है कंपैक्टेड। जो सॉइल होना चाहिए, सॉइल कंपैक्टेड होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि सॉइल में 3 चीजें मौजूद रहती हैं, एक सॉइल रहता है, दूसरा एयर वायर्स, तीसरा वाटर वायर्स। वाटर वायर्स को आप फुल्ली तरीके से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे निकलता है। लेकिन जो एयर होता है वो मैनमेड प्रोसेस है और उसको हम काफी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको कंपैक्शन करना पड़ता है। बहुत सारे प्रकार के रोलर्स आते हैं, बहुत सारे प्रकार के इक्विपमेंट्स आते हैं जिनको बार बार रोलिंग करने से क्या होता है, कंपैक्शन हमारा अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो हम कंपैक्शन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परमिएबिलिटी। सॉइल की परमिएबिलिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर परमिएबिलिटी बहुत अच्छी होगी तो क्या होगा, सॉइल बहुत ज्यादा पानी को जाने देगा। तो परमिएबिलिटी जितना कम सॉइल का रहे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा परमिएबिलिटी सॉइल की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सड़क की, तो सड़क में परमिएबिलिटी की भी आवश्यकता पड़ती है। सॉइल ऐसा होना चाहिए कि जो पानी को जल्दी से जल्दी दूसरी जगह भेज दे। इसीलिए वहां पे हम लोग बालू का यूज करते हैं, बालू के साथ एग्रीगेट का यूज करते हैं कि सॉइल पानी को अपने पास ना रखे, पानी को आगे ट्रांसफर कर दे। जो सबसे नीचे का सॉइल होता है, जैसे जब भी हम सड़क बनाते हैं तो सड़क जहां से हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिस लेयर से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो मिट्टी का लेयर होता है, जो मिट्टी का सरफेस होता है, उसको हम सबग्रेड बोलते हैं। इसको हिंदी में हम अर्ध स्तर मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, अर्ध स्तर जो होता है ये मृदा का बना होता है, कहने का सेंस वही है। और ये क्या करता है, ये नीचे का वही भाग होता है जो रोड के पेवमेंट को सबसे ज्यादा स्थिरता प्रोवाइड करता है। क्योंकि सड़क पे जितने भी लोड होते हैं वो सारे के सारे जो लोड होते हैं 1 बाय 1 लेयर बाय लेयर ट्रांसफर होकर सॉइल के ऊपर ही आके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका सबग्रिड हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई सीवीआर टेस्ट क्या होता है। तो देखिए सीवीआर टेस्ट क्या होता है। सीवीआर टेस्ट जैसे हमने आपको बताया था जब हम क्लास ले रहे थे, सीवीआर टेस्ट में क्या किया जाता है। सीवीआर टेस्ट में मेनली हम ये पता करते हैं कि जो भी हमारा सॉइल सैंपल है या जो भी हमारा मटेरियल है उसको अगर हम पानी में भिगा दें तो पानी में भिगाने के बाद वाटर में, मतलब 96 आवर या कुछ दिन अगर कोई स्ट्रक्चर हमारा पानी में भिगा रहता है तो उसके बाद वो कितना ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, कितना ज्यादा स्टेबल रहता है। और ये जो मेनली है ये सड़क निर्माण कार्यों के लिए किया जाने वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षण है। ठीक है ना, इस परीक्षण में काम आने वाले पदार्थों की जांच की जाती है। इसमें एक 150 मिलीमीटर का क्या होता है, एक सांचा होता है, तथा 50 मिलीमीटर व्यास का एक क्या होता है, छड़ होता है, तथा रीडिंग के लिए इसमें 2 अलग अलग डायल गेज लगे होते हैं। इस परीक्षण में हम क्या करते हैं, सांचे में पहले क्या करते हैं, जो मोल्ड होता है मोल्ड में पदार्थ को भर लेते हैं तथा जो 50 मिलीमीटर की छड़ होती है उससे 1.25 मिलीमीटर 1 मिनट पर मिनट की स्पीड से हम उसमें क्या करते हैं, खूब बढ़िया ढंग से उसको हम क्या करते थे, रैमिंग कर देते हैं। 5 लेयर में 25 बार हम उसको रैमिंग कर देते हैं। उसके बाद
डालने के बाद जो बीच में खाली डाया रहता है, उस खाली डाया पे 1.25 मिलीमीटर के स्पीड से पर मिनट की स्पीड से हम लोड लगाते हैं। और लोड लगा के हम ये देखते हैं कि कितने मिलीमीटर हमारा वो धंसा है, 2.5 मिलीमीटर धंसा है कि 1.5 मिलीमीटर धंसा है। ठीक है, दो ही रीडिंग हम लेते हैं, या तो 2.5 मिलीमीटर लेते हैं या तो 5 मिलीमीटर। मैक्सिमम केस में हम ये देखते हैं कि सॉयल जो है वो 96 घंटे के बाद अपने ओरिजिनल साइज से 2.5 मिलीमीटर धंस रहा है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 2.5 या 5 मिलीमीटर की जो भी रीडिंग होती है अपान जो रीडिंग स्टैंडर्ड रीडिंग होती है उस रीडिंग को ले लेते हैं। जैसे 2.5 के लिए जो स्टैंडर्ड रीडिंग आती है वो 1370 kg आता है और 5 के लिए 2055 kg आता है। जो भी वैल्यू हमारी आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम CBR परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए CBR टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका सड़क बना, आपके घर के आगे कोई सड़क बना और बाढ़ आई, 1 महीना सड़क डूब गया, तो सड़क डूबने के बाद जब पानी निकल गया तब उस सड़क की मजबूती कितनी है, क्या वो सड़क आने जाने के लायक है, क्या वो सड़क मजबूत है। तो आपके CBR टेस्ट में यही पता चलता है कि वो सड़क कितना मजबूत है, आने जाने के लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो CBR परसेंटेज आपका यही चीज बताता है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, CBR टेस्ट क्या है, सड़क में जितने भी आपके लेयर्स होते हैं हर लेयर्स के लिए इसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब बात आते हैं कि एग्रीगेट क्या होता है। ठीक है, एग्रीगेट क्या होता है, तो देखिए एग्रीगेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मिलावा बोलते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर्स को हम बोल्डर्स बोलते हैं। अगर हम इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो ये हमारे क्या बोलते हैं, ये मिलावा बोलते हैं। और अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक रोड में इनकी क्वालिटी जो होनी चाहिए, इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई सा भी एग्रीगेट इसमें यूज कर दिए, ये अच्छी क्वालिटी के एग्रीगेट होना चाहिए। और ये दोनों साइज में अवेलेबल होते हैं, फाइन एग्रीगेट भी हम यूज करते हैं, हम कोर्स एग्रीगेट भी यूज करते हैं। ठीक है, अब ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस पत्थर से हम इसको बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई पत्थर घटिया क्वालिटी का हो, उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्रीगेट यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स का होता है, पहला फाइन एग्रीगेट होता है, दूसरा क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है। अगर हम फाइन एग्रीगेट की बात करें तो फाइन एग्रीगेट वह एग्रीगेट होता है जो 4.75 मिलीमीटर थ्यू से छानने पर उससे रिटेन कर जाता है, मतलब उससे पास कर जाता है। जैसे हम आटे को छलनी से छानते हैं ना, तो जितना आटा नीचे गिर जाता है वो उससे क्या हुआ, पास कर गया। तो वैसे ही 4.75 मिलीमीटर की अगर हम एक छन्नी ले लें तो उस छन्नी से कितना ज्यादा हमारा एग्रीगेट पास हो जा रहा है। तो जितने एग्रीगेट पास होकर नीचे जमीन पे आ गए वो हमारे फाइन एग्रीगेट की कैटेगरी में आते हैं, और जितने एग्रीगेट हमारे उस छन्नी के ऊपर रुक गए वो हमारे कोर्स एग्रीगेट आते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज में ये समझिए, 4.75 मिलीमीटर से छोटे जो कण होते हैं वो हमारे फाइन एग्रीगेट में आते हैं, और उससे बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कोर्स एग्रीगेट में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सड़क मिलावा है उसके मुख्य गुण क्या क्या होते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये होनी चाहिए, इसकी एडेशन प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। मतलब बिटुमन से जो बिटुमन है या फिर जो सीमेंट है उससे ये अच्छे तरीके से चिपक सके। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे मेन प्रॉपर्टी इसकी यही है। अगर कोई एग्रीगेट, किसी एग्रीगेट में अगर चिपक की प्रॉपर्टी अच्छी नहीं रहेगी, वो बिटुमन से नहीं चाहिए, चिपक होना चाहिए। चिपक होने के लिए जो एग्रीगेट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका राउंडेड शेप में हो, आपका ट्रायंगुलर शेप में हो, आपका स्क्वायर शेप में हो। वो जो होना चाहिए वो रैंडम किसी शेप में होना चाहिए, इलांगेटेड होना चाहिए और नुकीले टाइप का होना चाहिए, जिससे क्या हो, वो किसी न किसी एंगल पे रहेगा तो उससे चिपक काफी अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है स्टेबिलिटी या टिकाऊपन। देखो सड़क के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या एग्रीगेट है। जैसे हमने आपको बताया 75 से 90% ही एग्रीगेट होता है, तो उसमें हमको इस क्वालिटी का एग्रीगेट यूज करना चाहिए। वो हर प्रकार के मौसम के लिए क्या रहे, बिल्कुल प्रॉपर रहे। जैसे कि कभी ठंडी का मौसम पड़ रहा है, कभी गर्मी का मौसम पड़ रहा है, कभी कोई और मौसम पड़ रहा है, तो उसमें कोई चेंजेस ना आए, उसमें बहुत ज्यादा चेंज ना आए। तो इस वजह से क्या करते हैं, इस तरह के एग्रीगेट का यूज करते हैं जो कि हर व्हीकल का लोड सह सके हर मौसम में। ठीक है, उसके बाद आती है कठोरता।
कठोरता का क्या है? कठोरता मतलब हार्डनेस, कितना ज्यादा हार्ड है। अब हार्डनेस आपका कैसे पता चलता है? तो हार्डनेस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं। अगर किसी भी चीज पे हम स्क्रैच कर रहे हैं, जैसे हम पेन से पेपर पे स्क्रैच कर रहे हैं, तो पेपर पेन हमारा क्या है, ज्यादा हार्ड है पेपर से, क्योंकि पेपर पे स्क्रैच हो जा रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज की जो स्क्रैचिंग प्रॉपर्टी होती है, उससे हम उसकी क्या करते हैं, कठोरता पता करते हैं। तो एक अच्छा मिलावा हमेशा कठोर होना चाहिए, जिससे कि अपघर्षण कम से कम हो सके। अपघर्षण का क्या कहते हैं, एब्रेशन। टायर और सतह के बीच में जो रगड़ होती है वो आपका एब्रेशन होता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि हमारा जो टायर है वो ज्यादा घिसे और जो हमारा रोड है वो कम घिसे। नहीं तो अगर हमारा रोड ही ज्यादा घिसने लगेगा तो गवर्नमेंट को घाटा हो जाएगा। इस वजह से रोड हमेशा टायर से मजबूत बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आकार, कि उसका आकार कैसा होना चाहिए। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, जो इसका आकार होना चाहिए, आकार अच्छी हो जाती है। अगर हम किसी एग्रीगेट को राउंड शेप में ले लेते हैं या ट्रायंगल शेप में ले लेते हैं या किसी और शेप में ले लेते हैं, तो उसकी जो चिपक की प्रॉपर्टी होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस चीज को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम एग्रीगेट लें तो वो कैसा लें, वो राउंडेड शेप में ना लेकर उसको हम हमेशा कैसा लें, नुकीले शेप में लें, क्योंकि नुकीले शेप में रहेगा तो उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज आता है हमारा चीमड़पन, ठीक है। देखिए, वाहनों का भार सहने के लिए मिलावे का क्या होना चाहिए, उसमें पर्याप्त चीमड़पन होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें चीमड़पन अच्छे तरीके से नहीं होगा तो वाहन का वो लोड नहीं सह पाएगा और वो कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। चीमड़पन का सेंस क्या है, टफनेस, वो टफ होना चाहिए, टफ रहेगा, ज्यादा टफ रहेगा तभी जाके वो सह सकेगा। टफनेस का क्या सेंस है कि अगर उस पर इम्पैक्ट लोडिंग पड़ रहा है, लोडिंग उस पर कंटिन्यूअस लोडिंग, इम्पैक्ट नॉट इम्पैक्ट लोडिंग, कंटिन्यूअस उस पर लोडिंग पड़ रहा है तो चीजों को सह ले रहा है, तो टफनेस उसका प्रॉपर्टी बताता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बाइंडिंग मटेरियल। अब देखिए, जो रोड्स में बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है वो 4-5 तरीके का होता है। पहला आपका बिटुमन होता है, दूसरा एस्फाल्ट होता है, तीसरा सीमेंट होता है, चौथा तार या कोल तार होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं बिटुमन की, तो जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, बिटुमन जो होता है, जो भी हमारे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, इन पेट्रोलियम ठोस, अर्ध ठोस, गैस तथा दाब, तीनों में क्या होता है, तीनों में पाया जाता है। इनको प्राय क्या किया जाता है, जो भी हमारे पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोलियम के प्रभाजी आश्वन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और सड़क निर्माण में इनका प्रयोग क्या किया जाता है, काफी अच्छे तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। और ये बंधक के रूप में ये काफी ज्यादा उपयोगी रहते हैं। अब हम आपको बता दें कि जो बिटुमन होता है, जो भी आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मटेरियल है, जैसे जमीन के नीचे आप सुनते होंगे, जैसे आपने ये समुद्र से जो भी हम लोग तेल निकालते हैं, तो इन तेल को निकालने के बाद ये क्या, तेल एक्चुअली नहीं निकलता, ये पूरा का पूरा पेट्रोलियम निकलता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं रिफाइनरी में, बड़े बड़े रिफाइनरी में ले जाते हैं और इसको रिफाइन करते हैं। जब हम इसको फर्स्ट टाइम रिफाइन करते हैं तो इसमें केरोसिन मिलता है, सेकेंड टाइम रिफाइन करते हैं तो डीजल मिलता है, थर्ड टाइम रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल मिलता है, एक बार और रिफाइन करते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिलते हैं। उसके बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है, उसमें वेस्ट में हमारा बिटुमन मिल जाता है और हमारा ग्रिसलाल मिल जाता है, जिसको हम ग्रिसलिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा बिटुमन होता है, ये जो उसका वेस्ट मटेरियल है उसमें जाके मिलता है। और सबसे जो कठिन इसमें प्रोसेस रहता है वो पेट्रोल का लगता है। काफी ज्यादा कठिन प्रोसेस के बाद तब जाके हमको पेट्रोल मिलता है। यही रीजन है कि पेट्रोल और डीजल इतने महंगे होते हैं, ठीक है। तो बिटुमन क्या है, जो भी हमने पेट्रोलियम निकाला, पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन किया, प्रभासी आसवन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हमको मिल गया, उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, रिफाइन कर लेते हैं। रिफाइन करके उसमें भी कुछ सही मटेरियल अलग कर लेते हैं और जो खराब मटेरियल होता है उसको फेंक देते हैं, तो वहां से हमारा बिटुमन मिल जाता है। अब देखिए, बिटुमन जो होना चाहिए, बिटुमन की कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। जैसे बिटुमन बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कठोर होगा तो ब्रिटल हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो बिटुमन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, वो इस अवस्था में नहीं आना चाहिए कि वो बिल्कुल तैरने लगे पानी की तरह, ठीक है। अगर इस तरह से होता है तो हम ये मान के चलते हैं वो बिटुमन अच्छे क्वालिटी का नहीं है। सेकंड चीज क्या है,
बिटुमन में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए, मतलब इतनी तरलता रहे कि वो बस मूव कर सके, एक से दूसरे जगह बहुत आसानी से मूव कर सके, ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो लिक्विड की तरह बहे। ठीक है। और एक और पॉइंट आता है, पानी के कारण जो बिटुमन की सतह है उस पर कभी पपड़ी नहीं पड़नी चाहिए। अगर बिटुमन की सतह पर किसी कारण से पानी गिर जाता है और उस पर क्या होता है, पपड़ी पड़ जाती है, तो इस चीज को आप अश्योर करके चलें कि वो जो बिटुमन है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं बिटुमन क्या है, हमारे सड़क में यूज होता है, और सड़क क्या है 24/7/365 हमेशा चलने वाला रहता है। तो बार बार गाड़ियां आती हैं, बार बार गाड़ियां जाती हैं, और बिटुमन की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो जो सड़क है वो ज्यादा दिन तक बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स का हमको वहां पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि एस्फाल्ट क्या होता है। तो देखिए, पहला पेट्रोलियम क्या है, पहला पेट्रोलियम तो समुद्र के नीचे से निकलता है, जमीन के नीचे से निकालते हैं। और जो दूसरा पेट्रोलियम होता है, जैसे खनिज जो पेट्रोलियम होता है, इसको ये क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो भी सौ है जमीन में दब गए हैं, या फिर जो रॉक्स हैं, रॉक्स के अंदर जो दब गए हैं, तो रॉक्स के अंदर से जो पेट्रोलियम निकालते हैं और जब उसका प्रभाजी आसवन करते हैं तो उसमें से जो भी अवशिष्ट बच जाता है, सेम बिटुमन की तरह जो भी अवशिष्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्फाल्ट बोलते हैं। अगर हमने पेट्रोलियम को रॉक्स से निकाला है और फिर उसका प्रभाजी आसवन करके एस्फाल्ट बनाया है तो उसको रॉक एस्फाल्ट बोलेंगे। और अगर हमने पेट्रोलियम को लेक से निकाला है, किसी लेक से, किसी झील से निकाला है और वहां से उसका प्रभाजी आसवन किया है, तो उसमें जो वेस्ट उसका बच जाता है, लेक एस्फाल्ट कहते हैं। ये दो तरीके के एस्फाल्ट होते हैं। ठीक है। जब आसवन की प्रक्रिया जो होती है ना, वो पृथ्वी के अंदर से हो, प्राकृतिक रूप से हो, तो इसका जो अवशिष्ट बच जाता है वही एस्फाल्ट कहलाता है, जैसे हमने आपको बताया। ठीक है। अब देखिए, प्रभाजी आसवन जब बार बार किसी चीज का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तब उसके थ्रू जाके हमको ये छोटी छोटी चीजें मिल पाती हैं। नेक्स्ट चीज आता है कि कोल तार क्या होता है या उड तार क्या होता है। तार वो लिखा, एक्चुअली वो उड तार होगा। तो कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारा कोल हो गया, कोयला, और दूसरा हो गया उड, लकड़ी। कोयले और लकड़ी से भी हम क्या करते हैं, इसका भी प्रभाजी आसवन करके हम बिटुमन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम लकड़ी से बिटुमन प्राप्त करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उड तार बोलते हैं। और अगर हम कोयले से बिटुमन प्राप्त करते हैं तो उसको हम कोल तार बोलते हैं। ये दोनों भी बिटुमन का ही रूप होता है, लेकिन हम इसको कार्बनिक मटेरियल से प्राप्त कर लेते हैं। अब उसके बाद बात आती है मिलावे की, कि जो हमारा टेस्टिंग एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट से हम क्या करते हैं, कुछ तरीके की टेस्टिंग करते हैं। फिलहाल एग्रीगेट की सारी टेस्टिंग तो कॉलेज में अवेलेबल है, वो हम कॉलेज में आपको अच्छे से बताएंगे। लेकिन हालांकि यहाँ भी हम आपको इस टेस्टिंग के बारे में कुछ ना कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो सबसे पहले टेस्टिंग आता है, देखिए आपका एब्रेशन टेस्टिंग आता है। ठीक है। एब्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, एब्रेशन टेस्टिंग में टायर और सतह के बीच में, टायर और रोड सतह के बीच में जो अब घर्षण लग रहा है उसकी वैल्यू को हम मापते हैं। अब घर्षण वैल्यू से हमको ये पता होता है कि जो हमारा एग्रीगेट है वो इस काबिल है कि नहीं कि हम उसको रोड में यूज कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं लॉस एंजलस एब्रेवेशन टेस्ट मशीन का यूज करते हैं। उस मशीन में क्या होता है, लोहे के बाल्स होते हैं, 12 या 8 लोहे। उसके बाद हम क्या करते हैं, समझ लीजिए मैंने 10 बाल ले लिया और 5 किलो या 10 किलो हमने क्या किया, मटेरियल ले लिया। उस मटेरियल को क्या किया, उसमें लॉस एंजलस एब्रेवेसिव जो मशीन होता है उसके अंदर एक ड्रम बना होता है, उस ड्रम को ओपन करके उसमें वो मटेरियल डाल देते हैं और लोहे की बाल डाल देते हैं। फिर ड्रम को हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ड्रम को हम 500 राउंड उसको क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। जब 500 राउंड उसको हम मूव करवाते हैं तो उसमें से सारे मटेरियल को ले लेते हैं, और सारे मटेरियल को लेने के बाद क्या करते हैं, 4.75 मिलीमीटर के सीव से हम उसको क्या कर लेते हैं, शिव कर लेते हैं। उसके बाद जो मटेरियल बच गया उसका हम क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, और टोटल मटेरियल का वेट करके परसेंटेज में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, W2 माइनस W1 अपॉन W1। पहले का मटेरियल जो है वो W1, बाद का जो है वो W2। उससे हमको क्या होता है, एब्रीविएशन वैल्यू पता चल जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, जो भी हमारा एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट पे हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट लगाते हैं, अचानक टेस्ट लगाते हैं उसको, मतलब एक हैमर से, एक मोल्ड में रख के उसको हैमर से अचानक मारते हैं। ठीक है।
तो उसके बाद क्या करते हैं, हम पहले का वेट कर लेते हैं, फिर बाद का वेट कर लेते हैं, जो चूरा उसका अलग हो जाता है टूट के, उसको अलग वेट कर लेते हैं। वैसे हमारा इम्पैक्ट वैल्यू पता चल जाता है। सेम हम क्रशिंग वैल्यू फाउंड करते हैं। उसी तरह हमारा साउंड टेस्ट के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। साउंड टेस्ट थोड़ा सा अलग है। साउंड टेस्ट हम क्या पता करते हैं, जो भी हमारा मौसम है उस मौसम के प्रभाव का पता लगाते हैं। सबसे पहले इसमें साउंड टेस्ट में क्या करते हैं कि जो हमारा सूखा मिलावा होता है उसके साथ सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का घोल ले लेते हैं और उसको 16 से 18 घंटे उसमें मिला के क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। इसके बाद जो हमारा प्रतिदर्श है, जो हमारा सैंपल है, उस सैंपल को 105 प्लस माइनस इसको 8 से 10 बार करते हैं। मतलब सैंपल को हम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में क्या करते हैं, घोलते हैं और 18 से 10 घंटे बाद इसको 6 बार प्रोसेस करते हैं और 6 बार इसको हीट करते हैं। उसके बाद क्या, जब प्रतिदर्श को हम छान के निकालते हैं तो हमको ये पता लगता है कि कुछ जो प्रतिदर्श है वो टूट फूट उसमें हो गई है, ठीक है ना। कुछ प्रतिदर्श है जो टूट फूट हो गई है। तो 10 बार जब ये प्रोसेस हम रिपीट करते हैं तो उसमें जो टूट फूट की संख्या है वो ओरिजिनल का 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ओरिजिनल अगर 100 है, पूरा 100% आया, तो उसमें 12% से ज़्यादा टूट फूट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 12% से ज़्यादा टूट फूट हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा सैंपल है वो उस लायक नहीं है जिस लायक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट आपने कई बार किया होगा, ब्रिक का किया होगा, सीमेंट और ट्यूब का किया होगा, तो इसका भी सेम ही होता है। वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट में क्या करते हैं, हम कुछ एग्रीगेट का सैंपल ले लेते हैं। जैसे हमने 5 किलो एग्रीगेट का सैंपल ले लिया। 5 किलो एग्रीगेट के सैंपल को हमने क्या किया, और उसका वेट ले लिया, उसको मान लिया W1, ठीक है। उसके बाद हमने उसको क्या किया, 24 घंटे के लिए पानी में रख दिया। पानी में रखने के बाद जो उसका वेट आया उसको हमने W2 मान लिया। अब हमने क्या किया, फार्मूले से W2 माइनस W1 अपॉन W1 कर लिया। वहाँ से हमको क्या हुआ, वहाँ से हमको जो परसेंटेज मिला उसको 100 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमको क्या मिल गया, फिर हमको वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो बिटुमन के टेस्टिंग की अब बात करते हैं स्टूडेंट। तो बिटुमन की भी जो टेस्टिंग होती है वो कुछ 4-5 प्रकार की होती है। सबसे पहले पेनिट्रेशन टेस्ट आता है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या किया जाता है, बिटुमन के कड़ेपन का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि बिटुमन कितना ज़्यादा कड़ा है, कितना ज़्यादा कड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बिटुमन में क्या किया जाता है, एक निश्चित भार की सुई होती है, उसको क्या किया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है। तथा सुई जो होता है, सुई पे क्या होता है, 100 ग्राम का वेट लगा रहता है और बिटुमन का टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया जाता है। अब सुई को क्या किया जाता है, 5 सेकंड तक बिटुमन में प्रवेश करने दिया जाता है। जब बिटुमन को 5 सेकंड तक, सुई को जब 5 सेकंड तक बिटुमन में प्रवेश करने दिया जाता है तो बिटुमन में प्रवेश की लंबाई को क्या करते हैं, प्रवेश की लंबाई में प्रवेश किया है मिलीमीटर में, उसके 10वें भाग तक उसको मेजर किया जाता है। तथा वेधन का मान, जो भी उसको पेनिट्रेट किया उसका मान क्या किया जाता है, ग्रेडिंग किया जाता है। आप देख सकते हैं पहले सैंपल में क्या है, सुई है, सुई पे 100 ग्राम वेट है, 100 ग्राम वेट है और बिटुमन का टेम्परेचर क्या है, 25 है, ठीक है। तो हम उसको फ्रीली छोड़ देंगे सुई को कि 5 सेकंड तक वो कितना डीप जा रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड वाले में हमको तुरंत पता हो जाता है कि कितना रीडिंग गया है, कितना रीडिंग नहीं गया है, क्योंकि उसके बगल में एक स्केल लगा होता है। उस स्केल से क्या कर लेते हैं, हम बहुत आसानी से उसको मेजर कर लेते हैं कि कितना वो डीप गया है, कितना डीप नहीं गया है। नेक्स्ट हमारा आता है विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी टेस्ट में क्या करते हैं हम, इस परीक्षण में बिटुमन के बहाव का पता लगाते हैं, ठीक है। जो कैपेबिलिटी ऑफ फ्लो है, एबिलिटी टू फ्लो, मतलब बिटुमन कैसा फ्लो कर रहा है, कैसा फ्लो नहीं कर रहा, उसका पता लगाते हैं। तो इसके परीक्षण में हम क्या करते हैं, विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं, विस्कोमीटर से इसका पता लगाते हैं। और देखिए, हमने आपको बताना भूल गया कि हम इसमें स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, उससे हम इसका पेनिट्रेशन का पता लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये सायनता जो होता है, विस्कोसिटी जो होता है, इसको विस्कोमीटर के द्वारा पता किया जाता है, ठीक है। इसके तली में क्या होता है, एक छिद्र होता है, इसके नीचे वाले तली में क्या होता है, एक छिद्र होता है, ठीक है। निश्चित तापमान पर हम क्या करते हैं, 50 मिलीलीटर बिटुमन
निकल जाने में जो भी समय लगता है हम उसको क्या करते हैं, उसमें डिप करते हैं, ठीक है। और 50 मिलीमीटर निकल जाने में जितना भी समय लगता है उस समय को हम क्या करते हैं, सेकंड में नाप लेते हैं। वही जो हमारा समय कहलाता है वो हमारा बिटुमन का क्या कहलाता है, बिटुमन का हमारा सहायता या विस्कोसिटी कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारा सेटबैक क्या होता है। लिए लागू होता है, ठीक है। कटबैक क्या होता है, जब भी हम रिफाइनरी कारखानों में प्रभाजी आसवन कर रहे होते हैं, डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो उड़ने वाले द्रव से बाहर पदार्थ निकलते हैं, मतलब जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड का जब भी हम प्रभाजी आसवन करते हैं तो बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं उससे उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो जो मटेरियल वहाँ से उड़ जाते हैं हम उससे क्या कहते हैं, उसको कटबैक कहते हैं, क्योंकि वो मटेरियल, वो जो उड़ा है गैस, वो हमारे मटेरियल से ही उड़ा है, तो मटेरियल का उतना भाग कट गया, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कटबैक कहते हैं। तथा इसी कट को पुनः अवशिष्ट में मिला दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, कटबैक कहते हैं, ठीक है ना। जो भी मटेरियल उड़ा है उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने कट बोला था। अब उसको अगर हम किसी विधि के द्वारा फिर से अपने मटेरियल में मिला दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कटबैक बोलते हैं। मतलब जो भी गैस के फॉर्म में उड़ा था हमने उसको लिक्विड में चेंज करके फिर से मटेरियल में मिला दिया, वो हमारा क्या हो गया, कटबैक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि हमारा इमल्सन क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे में घुलनशील ना हो इमल्सन कहलाते हैं, ठीक है। इमल्सन पे क्या होता है, इमल्सन का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसको साधारण तापमान पर वर्षा ऋतु में भी प्रयोग किया जा सकता है। अक्सर आपने पेंट्स देखा होगा, जितने भी टाइप्स के पेंट्स होते हैं हर एक पेंट्स में इमल्सन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इमल्सन क्या करता है, एक प्रोटेक्शन कोटिंग का सहारा देता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर वैसे काफ़ी छोटा था, ठीक है। ये चैप्टर क्या था आपका, काफ़ी छोटा था, रोड एक्सीडेंट के बारे में। तो आपने रोड एक्सीडेंट के बारे में उम्मीद है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी होगी, ठीक है। तो फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।